50 करोड़ रुपयों के लिए अपने बाप को ही मार डाला। ना सिर्फ बाप को, उससे पहले अपनी मां को मार डाला, उसके बाद अपनी पत्नी को मार डाला। 14 शादियां की। जी हाँ, स्क्रीन पर जिस शख्स को अभी आप देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है विशाल सिंघल। विशाल ने पहले अपनी मां को मार डाला, फिर अपनी पत्नी को मार डाला और इसके बाद बाप को भी मार डाला। सिर्फ इसलिए क्योंकि इन तीनों के नाम पर अलग अलग कंपनियों से बीमा करवाया था और इनके मर जाने के बाद बीमा की राशि इसे मिल सके, इसके लिए इसने तीनों को ठिकाने लगा दिया। पिता को मारने से पहले 13 दिन के अंदर 4 अलग अलग महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी, वो भी डाउन पेमेंट पर, यानी जितनी कम से कम कीमत उन गाड़ियों की दी जा सकती थी वो कीमत इसने दी और लोन पर गाड़ियां खरीदी अपने बाप के नाम पर, ताकि कल के दिन इन गाड़ियों का मालिक मर जाता है, इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो वो गाड़ियां फ्री हो सकें। फिर चारों में से 3 गाड़ियों को बेच दिया जाता है। चौथी पत्नी बताती है कि विशाल का काम था शादी करना, शादी करके उनका बीमा करवाना, बीमा करके उनको मार डालना और फिर क्लेम करके बीमा की राशि को ले लेना। इसका काम है इंसानों से शादी करनी, उसका बीमा कराना और उसको मार देना। नमस्कार, जय हिंद। मैं शैलेंद्र ठाकुर स्वागत करता हूं आपका आज की इस सच्ची घटना में। ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। फरवरी 2024 की बात है। मेरठ का एक निवासी होता है जिसका नाम है विशाल सिंघल। फरवरी 2024 में विशाल की शादी एक सुरती नाम की लड़की से हो जाती है। सुरती शादी के बाद विशाल के घर पर आती है और मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा होता है। तो आसपास की आस पड़ोस की जो औरतें होती हैं वो मुंह दिखाई के लिए बारी बारी से आ रही थीं। तभी उनमें से कुछ औरतें कह रही थीं कि तुम पहली वाली जो पत्नी थी विशाल की, वो उससे ज़्यादा सुंदर हो। तो कोई कह रहा था कि तुम दूसरी वाली से ज़्यादा सुंदर हो, कोई कह रहा था नहीं तुम तीसरी वाली से भी ज़्यादा सुंदर हो। इस प्रकार की जब बातें वहाँ पर हो रही थीं तो ऐसा लग रहा था उस औरत को कि मुझसे पहले विशाल की 13 शादियाँ और हो चुकी हैं। यानी कि उसको बातों से ये समझ में आया कि वो 14वीं बीवी है विशाल की। जब उसको ये पता चला तो उसको बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उसकी शादी से पहले उसे बताया गया था कि विशाल की ये दूसरी शादी है और जो पहली उसकी शादी हुई थी जिस औरत से, वो किसी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई थी, तो ये दूसरी शादी है। लेकिन यहाँ पर जब वो आती है, जब औरतों से अलग अलग बातें सुनती है तो उसे बड़ा अजीब लगता है। उसे लगता है कि ये मेरी तो 14वीं शादी हुई है इससे। तो वो अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। तभी उसे पता चलता है कि 2022 में विशाल की पहली जो पत्नी थी वो किसी बीमारी के चलते ख़त्म हो चुकी थी, उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद विशाल एक औरत को लेकर के आता है जिसके 2 बच्चे भी होते हैं। कुछ दिनों तक तो ये बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों में आपस में झगड़ा होने लगता है और वो औरत विशाल को छोड़ करके अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद एक औरत को फिर विशाल लेकर के आ जाता है और इस औरत के साथ में एक बच्ची भी होती है। कुछ दिन इसके साथ में भी बड़े अच्छे से बीत गए थे, लेकिन 5-6 महीने के बाद दोनों में झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा बढ़ जाता है तो उस औरत को भी समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पर रह नहीं सकती है, तो वो अपनी बच्ची को लेती है और विशाल के घर को छोड़ करके चली जाती है। अब ये फरवरी 2024 में विशाल की चौथी शादी होती है। चौथी शादी इसी लड़की से हुई थी। तो उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि विशाल ने मुझसे झूठ बोला। इसी दौरान उसे पता चलता है कि 25 जनवरी 2024 से लेकर 6 फरवरी 2024 के बीच में, लगभग 13 दिन के बीच में, विशाल ने अपने पिता मुकेश चंद सिंघल के नाम पर 4 अलग अलग गाड़ियां खरीदी हैं। और ये गाड़ियां कोई छोटी मोटी गाड़ियां नहीं थी, महंगी गाड़ियां थी, जिनमें से एक गाड़ी थी टोयोटा कंपनी की फॉर्च्यूनर लीजेंडर, दूसरी गाड़ी थी निसान मैग्नेट, तीसरी ब्रेजा और चौथी रॉयल एनफील्ड। और इन चारों गाड़ियों को लोन पर लिया गया था पिता के नाम पर, डाउन पेमेंट करके। वो ये देख रही थी कि विशाल की जो लाइफ है काफ़ी लग्जरी लाइफ है, वो काफ़ी लग्जरी लाइफ जीता है, काफ़ी शौकीन है गाड़ियों का। लेकिन उसकी जो कमाई थी वो उतनी नहीं थी, क्योंकि वो अपने पिता का काम ही संभाल रहा था। पिता इसके फोटोग्राफर थे जो कि 25-30 हज़ार रुपये कमाया करते थे, वही ये संभाल रहा था। तो इतनी कमाई इसकी हो रही थी। पिता के काम को इसी ने, विशाल ने संभाल रखा था। कमाई उतनी नहीं थी, लेकिन इसके पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां थीं, जबकि घर उतना बड़ा नहीं था, घर छोटा ही था। ये सारी चीज़ें वो नोट करती रहती है। अभी शादी के 15-20 दिन बीते ही थे कि एक दिन विशाल अपनी पत्नी से कहता कि तुम्हें पता है पिताजी मरने वाले हैं। जब वो ये बात सुनती है तो बड़ी आश्चर्य से
पूछती है कि पिताजी को क्या हो गया, पिताजी तो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, अच्छे भले आदमी हैं, उनको क्या हो गया, क्यों मरने वाले हैं। तो वो कहता है कि पिताजी को कैंसर है, तुम्हें पता नहीं है लेकिन पिताजी को कैंसर है। जब ये बात विशाल से सुनती है वो, तो बड़े आश्चर्य से परेशान हो जाती है। इसी दौरान कुछ दिन बीते ही थे कि 27 मार्च 2024 को विशाल के पिता का अचानक एक्सीडेंट हो जाता है और विशाल का पिता की मौत हो जाती है। विशाल ने अलग अलग कंपनियों से अपने पिता का बीमा करवाया हुआ था, टोटल 64 बीमा करवाए हुए थे अपने पिता के। तो अलग अलग कंपनियों वाले बार पर बार घर पर आते थे, कोई कभी आता था, कोई कभी आता था। तो विशाल एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि पिताजी के मरने के बाद लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए हम लोगों को मिलने वाला है, हम माला माल हो जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा हमारे पास। और जैसा जैसा ये कंपनी वाले आकर के पूछते हैं, जैसा मैं तुम्हें कहूँ वैसे ही वैसा तुमको बताना है। तो थोड़ा उसे अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले विशाल ने अपनी उस पत्नी का भी 3 करोड़ रुपए का बीमा करवा दिया था। तो उसको थोड़ा सा और अजीब लगता है कि पिता का भी बीमा करवाया था, पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए हैं, मेरा भी बीमा करवा दिया है इसने। उसे डर भी लगता है कि कहीं ये मुझे भी न मार दे, उसको थोड़ा सा शक हो गया था। एक दिन अचानक से बातों ही बातों में उन दोनों का झगड़ा बढ़ जाता है। तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि विशाल इसको बहुत मारता है, बहुत पीटता है। और विशाल ये कोशिश में था कि विशाल इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता था। रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो ये बिस्तर पर पड़ जाएगी और किसी दिन मौका देख करके इसकी हत्या कर दूंगा, ये विशाल ने सोचा। लेकिन विशाल के इरादों को ये औरत भांप जाती है। वो कैसे भी करके अपनी जान बचाती है और अपने पिता को और अपने भाई को बुला लेती है। पिता और भाई आते हैं, ये अपनी पूरी स्टोरी अपने पिता को और भाई को बताती है। तो वो इसके पिता और भाई इसको लेकर के अपने घर चले जाते हैं। जब ये अपने मायके में जाती है तो अपने पिता से कहती है कि पापा आपको पता है विशाल ने मेरे नाम पर 3 करोड़ रुपए का बीमा करवा दिया है और विशाल मुझे मारना चाहता है, मेरी जान लेना चाहता है। तो पिता को लगता है कि अभी गुस्से में है इसलिए बोल रही है, भला कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को क्यों मारेगा। तो उसने उसकी बात को ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं, इग्नोर कर दिया। लेकिन जो ये औरत थी ये तो पूर्ण रूप से ये समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है और विशाल उसको मारना चाहता था। तो वो सोचती है कि सारी हकीकत सामने आ जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। तो वो क्या करती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र लिखती है। लेकिन ऐसी जगहों पर डेली सैकड़ों की संख्या में पत्र जाते हैं, हर एक पत्र का तो कोई जांच कर नहीं पाता है, ना उनकी जांच होती है। तो इसे कोई भी वहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता है। तो ये क्या करती है कि अपने मेरठ जिले की एक एसएसपी होते हैं उनके पास जाती है और उनसे अपनी बात बताती है कि मुझे मेरे पति से खतरा है, वो मुझे मारना चाहता है, ऐसी ऐसी पूरी कहानी है, सब कुछ बताती है। तो वो जांच की आदेश दे देते हैं, लेकिन जांच से ये संतुष्ट नहीं होती है। इसी दौरान कोई इसको सलाह दे देता है। वो कहता है कि संभल जिले के एक आईपीएस ऑफिसर हैं अनुकृति शर्मा, तुम्हें इनके पास जाना चाहिए, इनसे अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी शिकायत बतानी चाहिए। तो ये अनुकृति शर्मा जी के पास जाती है, उनसे मुलाकात करती है और अपनी पूरी स्टोरी बताती है। तो वो इसको आश्वासन देती हैं कि निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और फिर वो अपने लेवल पर इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती हैं। तो इसी दौरान इनको पता लगता है जांच के दौरान कि 21 जून 2017 को विशाल अपनी माँ के साथ, जिनका नाम था प्रभा देवी, विशाल की माँ का नाम था प्रभा देवी, वो हापुड़ के पिखवा की तरफ जा रहे थे, वहीं पर आसपास थे। इसी दौरान कोई अनजान वाहन इनका एक्सीडेंट कर देता है, जिस दौरान इनकी माँ को काफ़ी ज़्यादा, विशाल की माँ को काफ़ी ज़्यादा चोटें आती हैं। और फिर वो वहाँ एक अस्पताल में जाकर, सरस्वती मेडिकल कॉलेज में जाकर के उनको भर्ती करवा देता है। लेकिन भर्ती कराने के बाद डॉक्टर उनसे कहते हैं कि देखो हम आपकी माँ को बचा नहीं पाए और आपकी माँ की मौत हो गई। जब ये बात परिवार वालों को पता लगती है तो काफ़ी लोग परेशान होते हैं, रोना गाना शुरू हो जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ दिनों बाद, क्योंकि विशाल ने अपनी माँ का इंश्योरेंस करा दिया था, बीमा करवा दिया था, तो जब उस बीमा का क्लेम की 25 लाख की राशि इसको मिलती है, क्योंकि इसने नॉमिनी में अपना नाम डलवा दिया था, तो बीमा की राशि थी 25 लाख रुपए और वो 25 लाख रुपए पूरा इसको विशाल को मिल जाता है। दरअसल दोस्तों ये तो एक टेस्ट था, विशाल टेस्ट कर रहा था क्या बीमा की राशि वाकई में मिलती है। तो उसने अपनी माँ को मार करके ये टेस्ट किया था, क्योंकि इसके बाद भी वो बहुत कुछ करने वाला था। अभी स्टोरी में आपको समझ में आएगा। इसी जांच के दौरान पता लगता है कि 2022 में विशाल की पत्नी जो थी एकता सिंघल,
उसको अचानक से उल्टी दस्त लगना शुरू होते हैं और विशाल उसको लेकर के हॉस्पिटल में जाता है। करीब 1 हफ्ते तक उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, लेकिन डॉक्टर्स का जवाब आता है कि हम उसे बचा नहीं पाए। यानी कि एकता सिंघल की भी मौत हो जाती है। विशाल की जो पहली पत्नी थी उसकी भी मौत हो जाती है। जब परिवार को पता लगता है कि उसकी मौत हो गई, लोग परेशान होते हैं, रो रो कर बुरा हाल होता है। लेकिन विशाल ने पत्नी के मरने से पहले उसका इंश्योरेंस करा दिया था, बीमा करा दिया था, और इस बीमा की राशि को वो क्लेम करता है, जिसकी राशि थी 80 लाख रुपए। यानी 80 लाख रुपए विशाल को मिल जाता है। पहले उसको 25 लाख रुपए मिलता है माँ के मरने पर, फिर पत्नी के मरने पर 80 लाख रुपए मिलता है। टोटल उसे 1 करोड़ 5 लाख रुपए अभी तक मिल चुके थे। यानी दोस्तों उसके मुंह में खून लग चुका था। कहते हैं ना, एक कहावत होती है, खून लग चुका तो उसको बारी बारी फिर उसी की आदत पड़ जाती है। होता क्या दोस्तों, अब 2 लोग उसकी ज़िंदगी से जा चुके थे, दोनों का वो क्लेम ले चुका था। फिर आता है 27 मार्च 2024। 27 मार्च को 2024 को विशाल अपने पिता मुकेश सिंघल को लेकर के गंगा का स्नान करने जाता है, गंगा नहाने जाता है, और वापस लौटते समय उनका किसी अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो उन्हें काफ़ी गंभीर चोट लगती हैं, तो उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। नवजीवन हॉस्पिटल होता है, उसमें भर्ती कराया जाता है, और इलाज के दौरान डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि हम उनको नहीं बचा पाए। यानी उसके पिता की भी मौत हो जाती है। अब पिता के नाम पर उसने 64 अलग अलग बीमा कंपनियों से बीमा करवा रखा था, और इन सभी का पैसा आना था। 2 पॉलिसी का, 2 बीमा कंपनी का पैसा उसको आ भी चुका था। लगभग 50 लाख रुपए पिता के मरने के बाद भी उसको मिल चुके थे, और 62 बीमा कंपनियों का अभी पैसा आना बाकी था, जिनकी रकम 50 करोड़ रुपए थी। जी हाँ, जब पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस को पता लगता है कि इसकी माँ एक्सीडेंट से ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इसने अपनी माँ को किसी भारी चीज़ से चोट मारी थी, बार बार चोट मारी थी उसके सर पर, जिसकी वजह से इसकी माँ ख़त्म हो गई थी। और इसने हॉस्पिटल में जाकर के ये दिखाया कि ये एक्सीडेंट का केस है, एक्सीडेंट की रिपोर्ट बनवा ली। वही रिपोर्ट ले जा करके इसने बीमा कंपनी को दे दी, और बीमा कंपनी ने इसको क्लेम भी दे दिया। इसी प्रकार से दूसरा केस जो इसने किया था, इसने अपनी पत्नी को कैसे मारा था, इसने अपनी पत्नी को स्लो पॉइजन दिया था, धीरे धीरे उसको जहर देता रहा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसकी पत्नी की मौत दम घुटने से हुई थी। फिर इसके बाद इसने वो रिपोर्ट्स बनवाई, रिपोर्ट बनवाने के बाद वो रिपोर्ट्स को इसने बीमा कंपनियों को दिया, और उसका 80 लाख रुपए ले लिया। इसके बाद जब जो तीसरा केस इसने किया, अपने पिता को पहले तो इसने मारा, किसी चीज़ से चोट मारी, सर पर भारी चीज़ से मारी, बार बार उसको मारा गया, और ये जब हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में इसने ये बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। और ये चीज़ पकड़ में कैसे आई, देखिए, इसने जब बीमा कंपनियों को जो रिपोर्ट सौंपी वो किसी और हॉस्पिटल की थी, और एक्चुअल में जिस हॉस्पिटल में ये ले गया था अपने पिता को वो किसी और हॉस्पिटल में थी, और दूसरे हॉस्पिटल में पिता को ले गया था, लेकिन इसने रिपोर्ट बनवाई थी किसी दूसरे हॉस्पिटल से। तो जब ये बात धीरे धीरे कंपनियों को पता लगती है तो वो भी अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती हैं। जबकि 2 कंपनी तो पिता की इंश्योरेंस का पैसा भी दे चुकी थी, 50 लाख रुपए पिता का भी मिल चुका था इसको, लेकिन बाकी का लगभग 62 पॉलिसी का पैसा इसका आना बाकी था। 39 करोड़ के आसपास, 39 करोड़ के आसपास पैसा आना बाकी था। तो जब अनुकृति शर्मा अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, और यहाँ पॉलिसी कंपनियाँ, बीमा कंपनियाँ अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करती हैं, तो तब जाकर कि ये खुलासा होता है। अब इसमें जो इसने बीमा करवाए थे, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियाँ थी, जैसे टाटा आईजी, बिरला ग्रुप, HDFC एग्रो, मैक्सले इंश्योरेंस कंपनी, ऐसी 64 कंपनियों से इसने बीमा करवाया था। और फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ उनको धीरे धीरे शक पैदा हुआ तो इन कंपनियों ने आपस में ही एक दूसरे से संपर्क किया। उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में डिटेल निकाल ली हो तो वो बड़े जल्दी निकाल लेते हैं। तो पता लगा कि इस व्यक्ति के नाम पर 64 अलग अलग कंपनियों के बीमा हैं। ऐसे ये धीरे धीरे यहाँ पर बात फैलनी शुरू हो गई। तो तभी क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, नीवा भूपा इंश्योरेंस कंपनी, इसके ऑथराइज पर्सन हैं जिनका नाम होता है संजय कुमार। संजय कुमार हापुड़ में एक कोतवाली में जाकर के मुकदमा दर्ज करवा देते हैं,
तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर विशाल के ऊपर एफआईआर शुरू हो जाती है। विशाल के ऊपर एफआईआर होने के बाद पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर देती है और इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। फिर इसके बाद फिर विशाल की गिरफ्तारी होती है और इसके साथ में एक इसका दोस्त भी था जो इसकी मदद कर रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। अब ये सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि एक व्यक्ति पैसों के लालच में अपने माँ को मार डालता है, अपनी पत्नी को मार डालता है, अपने बाप को मार डालता है और अलग अलग शादियां करता है। इसका काम होता है शादी करना, उनका बीमा करवाना, उनकी जान ले लेना, फिर उनका क्लेम करके बीमा कंपनियों से पैसा ले लेना। दोस्तों, आपको ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई है क्योंकि इस कहानी से आपको जागरूक करना चाहता हूँ, आपको सतर्क करना चाहता हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको विचलित करूं, परेशान करूं, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना मेरा उद्देश्य है। आप क्या कहेंगे ऐसे विशाल जैसे लोगों पर जो पैसों के लालच में अपने ही परिवार को मार डालते हैं? इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपको किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।